हेलो बच्चों। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो है जीव जनन कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जीव जनन कैसे करते हैं और क्यों हमारे लिए जो धरती है उस पर जनन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर जनन की प्रक्रिया नहीं होगी तो क्या होगा। और फिर हमने बात की थी कि जनन दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। हमने पहले अलैंगिक जनन की बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं लैंगिक जनन के बारे में। देखो बेटा, लैंगिक जनन जिसको हम इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लैंगिक जनन जो होता है उसमें नर और मादा दो युग्मक होते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज बनता है। जो अलैंगिक जनन था उसमें सिर्फ एक ही की ज़रूरत होती, वहाँ पे हमारे पास खंडन था, रीजनरेशन था, जिससे क्या हो रहा था, अपने ही जैसे नए जो संतान थे उसको जो पेरेंट है वो उत्पन्न कर रहे थे। यहाँ पर जो नर और मादा है दोनों में मिलकर क्या करते हैं, युग्मनज बनाते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक दो हमारे पास जो सेक्स सेल्स होते हैं, गैमेट्स होते हैं। नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक को हम क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। दोनों के मिलने से नर युग्मक शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं निषेचन। बच्चे क्या कहते हैं, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है पौधों में लैंगिक जनन, उसकी बात करेंगे हम। पौधों में जो लैंगिक जनन है वो पुष्पीय पौधों में होता है। किस प्रकार के पौधों में होता है बेटा, जो पुष्प वाले हैं जिनमें फूल आते हैं उन पौधों में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। फूल के हमारे पास दो प्रकार होते हैं, एक उभयलिंगी पुष्प होते हैं और एक होते हैं आपके एक लिंगी पुष्प। देखो बेटा, लिंग से यहाँ मतलब है कि दोनों में मादा जनन अंग भी है और नर जनन अंग भी है। तो पहले हम बात करेंगे उभयलिंगी। उभयलिंगी पुष्प हमारे पास वो लिंगी होते हैं जिसमें स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों भाग होते हैं। पौधे के दो भाग होते हैं बेटा, एक नर जनन अंग होता है, एक मादा जनन अंग। जो नर जनन अंग होता है पौधे में, जो नर जनन अंग होता है उसका नाम होता है बेटा पुंकेसर। क्या नाम होता है, पुंकेसर। पुंकेसर। और जो मादा जनन अंग है उसका नाम होता है बेटा स्त्री केसर। क्या होता है, स्त्री केसर। तो ऐसे पौधे जिनमें जिनमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं उसको हम कहते हैं उभयलिंगी पौधे। और उभयलिंगी पुष्प उसको कहते हैं, जैसे सरसों का फूल है, जैसे गुड़हल का पौधा है हमारे पास, ऐसे ही हमारे पास दूसरे पुष्प होते हैं जिसको हम कहते हैं एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी का मतलब होता है जिसमें दोनों में से एक, मतलब या तो स्त्री केसर है या पुंकेसर है, दोनों में से कोई एक जनन अंग है और उसी से पौधा क्या करता है, अपने जैसे नए पौधों को जन्म देता है। अब हम बात करेंगे पुष्प की संरचना की। पुष्प की संरचना मतलब कैसे फूल बनता है, बीज का निर्माण कैसे होता है, हम उसकी बात करेंगे। देखो बेटा, जब बीज के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, पहले मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ। एक मेरे पास चित्र है जिसके आधार पर आपको पता चलेगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये पौधे के अंदरूनी भाग का हमारे पास क्या है बेटा, चित्र है, जिसमें आपके पास देखो ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र के नीचे ये पराग नली होती है और पराग नली के बाद अंदर ये अंडाशय होता है जो हमारा फीमेल पार्ट होता है, ये हमारा मेल पार्ट है। परागकण वाला ये फीमेल पार्ट है, मतलब ये अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे अंडाणु होते हैं, मादा युग्मक होते हैं। और यहाँ पर बेटा हमारे पास जैसे ये पौधा है, यहाँ पर ये एंथर होता है और ये यहाँ से पॉलन्स जो होते हैं, जो परागकण है वो वर्तिकाग्र के ऊपर गिरते हैं। जब ये वर्तिकाग्र के ऊपर पोलन ग्रेन्स जो हमारे परागकण है वो गिर जाते हैं, जैसे ही वर्तिकाग्र के ऊपर जो परागकण है वो गिरते हैं तो गिरते ही क्या करते हैं, एक पॉलन ट्यूब डेवलप करते हैं, मतलब एक पराग नली यहाँ पर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। और ये पराग नली जाकर किसे, अंडाशय से जाकर जुड़ जाती है। तो ये जो परागकण यहाँ पर गिरा था, इस पराग नली से होते हुए नर युग्मक लिखा हुआ ना बेटा यहाँ पे, मतलब ये परागकण है जो नर युग्मक है, ये इस नली से, पराग नली से होते हुए कहाँ जाएगा, अंडाशय में जाएगा। और फिर अंडाशय में हमारे पास मादा युग्मक यहाँ पर है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक जैसे ही मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। मतलब जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया होती है, जो नीचे ग्रीन कलर का, फूल में जो नीचे ग्रीन कलर का पोर्शन होता है, जो अंडाशय होता है जिसको हम ओवरी कहते हैं, वो स्वेलअप होना शुरू हो जाएगी, मतलब वो मोटा होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बीज का निर्माण कैसे होता है, जैसे पहला स्टेप बेटा, कोई भी पराग कोश है उसमें उत्पन्न परागकण हवा, पानी और जंतु द्वारा, या तो हवा द्वारा या जैसे हवा आई तो पौधा हिलता है, पौधे के हिलने से परागकण हिलते हैं। परागकण क्या होंगे बेटा, वर्तिकाग्र के ऊपर अपने आप, या तो हवा के हिलने से या पानी से, मतलब बारिश हो रही है, कोई जंतु अगर किसी खेत में या किसी वन में घूम रहा है तो वहाँ पर जंतु के टकराने से क्या होगा, वर्तिकाग्र पर परागकण गिर जाते हैं। जब अपने ही पौधे के पराग, जैसे ये पौधा है, परागण क्या होता है बेटा, पॉलिनेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं।
एक परागण का मतलब होता है कि वह प्रक्रिया होती है बेटा जिससे जो पौधा है वो, जिसमें फूल जो है वो फूल से फल में कन्वर्ट होता है। जब फूल से फल में बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का होता है हमारे पास, एक स्वपरागण होता है बेटा और एक होता है परपरागण। स्वपरागण, स्व का मतलब होता है अपना। जब अपने ही पौधे के परागकण, जब अपने ही पौधे के परागकण अपने ही पौधे की वर्तिकाग्र पर गिरकर अंडाशय में चले जाते हैं, अपने ही पौधे के परागकण अपने ही वर्तिकाग्र के ऊपर गिर जाते हैं, तो इसको कहते हैं स्वपरागण। और जब किसी दूसरे पौधे के किसी दूसरे पौधे के परागकण किसी दूसरे पौधे के परागकण किसी दूसरे पौधे पर गिरते हैं तो इसको कहते हैं परपरागण। पर का मतलब होता है पराया, मतलब दूसरे पौधे के परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो इसको कहते हैं परपरागण। और जब अपने ही पौधे के परागकण अपने ही पौधे के वर्तिकाग्र पर, ये क्या है, वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो इसको कहते हैं स्वपरागण। क्या कहते हैं बेटा, स्वपरागण। तो यहाँ पर हवा, पानी, मधुमक्खी, मतलब कोई भी ह्यूमन भी, कोई भी हनी बी या कोई भी जानवर जो जिससे टकराने की वजह से परागण की प्रक्रिया हो रही है, इसको हम कहते हैं बेटा, ये हमारे होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जो ऐसे एजेंट्स जो परागण की प्रक्रिया को करवाते हैं। तो जब भी बीज का निर्माण होता है तो सबसे पहले क्या होता है, जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, या तो अपने ही फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं या दूसरे के फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। मतलब या तो वो स्वपरागण करेंगे या वो परपरागण करेंगे। जब परागकण जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि परागकण जैसे ही उस पर वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वो क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब यहाँ पर डेवलप करते हैं। पॉलन ट्यूब डेवलप होने से क्या होता है, जो नर युग्मक था वो नीचे जाकर नर अंडाशय के अंदर हमारे पास नर युग्मक पादप का निषेचन होता है। और जैसे ही यहाँ पर नर और मादा युग्मक की निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है बेटा, ये बनाते हैं यहाँ पर युग्मनज। क्या बनाएंगे, युग्मनज, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं जायगोट। क्या बनाएंगे बेटा, ये युग्मनज बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बेटा निषेचन। और निषेचन के द्वारा जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं युग्मनज। क्या, जब अंडाशय में क्या बेटा, अंडाणु और आपके पास अंडाणु और मतलब नर युग्मक, अगर हम बात करें यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक, क्या नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिल जाते हैं तो इनकी जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं निषेचन। और निषेचन के बाद क्या बनता है, निषेचन के बाद बनेगा बेटा क्या, युग्मनज। क्या बनेगा, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर युग्मनज बनेगा। और जैसे ही युग्मनज बनेगा तो युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। युग्मनज में विभाजन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो शेल्स होती हैं युग्मनज की वो टूटना शुरू होती है और टूटने के बाद वो पूरा भ्रूण का निर्माण करते हैं। जब भ्रूण का निर्माण होता है तो बीजांड, जो बीज जिसमें बीज के कण पड़े हुए, बीजांड जो होता है हमारे पास, जो ओवरी वाला पोर्शन है वो एक कठोर आवरण विकसित होता है। और वो जो बीज होता है वो, और जो आपके पास आवरण जो होता है वो विकसित होकर बीज में बदल जाता है, मतलब वो बीज बन जाता है। ऐसे ही अंडाशय में फल जो अंडाशय था वो फल में, मतलब जो फूल था अंडाशय, फूल में हमारे पास क्या था, अंडाशय, तो वो फूल क्या होता है उसमें अंडाशय फल में बदल जाता है। तो यहाँ से फल फूल में बदल जाता है। और फूल के अन्य भाग जैसे जितने भी भाग हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अनार का जो पौधा होता है, पहले अनार के पौधे में रेड कलर की पत्तियाँ आती हैं, दो छोटे छोटे फूल आते हैं और फूल के बाद जो नीचे ग्रीन वाला पोर्शन होता है वो मोटा होना शुरू होगा। जैसे वो मोटा होना शुरू होता है, जैसे ही अनार पूरा पक जाता है तो उसके ऊपर की जो रेड कलर की पेटल्स होती है, जो पत्तियाँ होती है, वो झड़कर गिर जाती है। तो इस प्रकार से जो पूरा प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है वो होता है। तो हमने बात की स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है बेटा। अब हम बात करते हैं मानव में प्रजनन कैसा होता है। देखो बेटा, जितने भी मानव या कोई भी जानवर है धरती पर, लगभग सभी जानवर क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, लैंगिक जनन करते हैं। तो मानव में भी क्या होता है मानव में जो प्रजनन की प्रक्रिया उसको हम वो लैंगिक जनन के द्वारा होती है। लैंगिक जनन मतलब एक नर युग्मक है और एक मादा युग्मक है। जो मानव में नर युग्मक है उसको हम शुक्राणु कहते हैं, जो मादा युग्मक है उसको हम अंडाणु कहते हैं। ये मैंने नर युग्मक का यहाँ पर शुक्राणु का फोटो बनाया बेटा। जैसा ये टेल पोर्शन होती है, इसको टेल कहते हैं, ये मिडल पार्ट होता है और ये इसका हेड पार्ट होता है। तो ये शुक्राणु का पूरा स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर मैंने अंडाणु का स्ट्रक्चर बनाया। ये गोल होता है, सेंटर में इसके न्यूक्लियस केंद्रक होता है जिसमें बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो भरी होती है। तो युग्मक, जो नर युग्मक है उसको हम शुक्राणु कहते हैं, मादा युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे बेटा कि जो
नर युग्मक और मादा युग्मक है वो मानव में बनने कब शुरू होते हैं। अब हमें तो ये कब बनने शुरू होते हैं बेटा, उसकी हम बात करेंगे। तो जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू होता है उसे हम कहते हैं किशोरावस्था, या तो हम कहते हैं ये किशोरावस्था की वह अवधि होती है बेटा जिसको हम कहते हैं यौवनारंभ। तो हमारे पास ये दोनों में समान होती है। ऐसे जैसे जो मेल होता है वो 12 से 13 साल में जो बच्चा होता है वो किशोरावस्था में पहुंच जाता है। ऐसे जो फीमेल्स होती है वो 10 से 11 साल में वो इसमें किशोरावस्था में पहुंच जाती है। तो उनमें यौवन आरंभ जो होता है वो दोनों में बराबर होता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों में बराबर जो ये अवधि होती है वो बिल्कुल समान होती है। दोनों में जो वृद्धियाँ होती हैं वो बिल्कुल समान होती हैं। जैसे आपने देखा हो कि 8 से 10 साल का जो बच्चा होता है उसकी जो बियर्ड्स होती है, दाढ़ी या मूंछ नहीं आती, लेकिन जो 15 साल के आसपास का बच्चा होता है उसकी दाढ़ी मूंछ निकलना शुरू हो जाएंगी। उसकी बॉडी में आपको चेंजेस नज़र आने लग जाएंगे। जैसे उसकी वॉइस बॉक्स जो उसका वॉइस, गले में जो वॉइस बॉक्स होता है वो हैवी हो जाएगा, मतलब उसकी आवाज़ थोड़ी सी उसकी आवाज़ में थोड़ा भारीपन आ जाएगा। ऐसे ही ये परिपक्वता की निशान है बेटा। जैसे जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लग जाएगा। उनकी बॉडी में जो परिवर्तन है वो आपके नज़र आने लग जाएंगे। उनकी जो वॉइस बॉक्स है वो थोड़ा तीखा हो जाता है, उनकी आवाज़ थोड़ी सी पहनी हो जाती है, मतलब वो थोड़ा तीखी आवाज़ में बात करना शुरू कर देती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये परिपक्वता की निशानी होती है और इसको हम कहते हैं यौवनारंभ। जब यौवनारंभ की प्रक्रिया होती है बेटा तो उस प्रक्रिया के बाद जो होता है मादा में अंडाणु का अंड कोशिका का निर्माण होना शुरू हो जाता है और जो नर होता है, जो मेल होता है, उसमें शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाता है। अब हम बात करें बेटा निषेचन क्या होता है। निषेचन जैसे हमने अभी बात की थी कि इसमें जब हम पुष्प की बात कर रहे थे तो वहाँ पर भी नर युग्मक और मादा युग्मक थे। ऐसे यहाँ पर भी हमारे पास लैंगिक जनन है, तो लैंगिक जनन में आपके पास एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होती है। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाएंगे। दोनों क्या बनाएंगे बेटा, युग्मनज बनाएंगे। और युग्मनज बनाने की जो ये प्रक्रिया होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक, मतलब नर युग्मक मतलब शुक्राणु और मादा युग्मक का मतलब अंडाणु, दोनों के मिलने से युग्मनज बनता है। और जो युग्मनज बनने की जो ये प्रक्रिया होती है इसको हम कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं बेटा, निषेचन। अब निषेचन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। जानवरों में निषेचन, मतलब अगर हम बात करें जीवों में निषेचन 2 प्रकार से होता है। एक बाह्य निषेचन होता है बेटा, एक आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन वह प्रक्रिया होती है बेटा जिसमें जो निषेचन है वो मादा के शरीर के बाहर होता है, मतलब मादा के शरीर के बाहर होता है, उसको हम कहते हैं बाह्य निषेचन। और जिसमें मादा के शरीर के अंदर निषेचन होता है उसको हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। जैसे मेंढक है, मेंढक में क्या होता है बेटा, जैसे जो नर और मादा जो हमारे पास मेंढक होती है, जो फीमेल मेंढक होती है वो क्या करेगी, पानी में आएगी, अपने अंडाणुओं को रिलीज़ करके छोड़ के वहाँ पर चली जाएगी पानी के अंदर। ऐसे ही जब वो छोड़ के चली जाएगी तो नर युग्मक आएगा, जो नर मेंढक है वो आएगा और वो क्या करेगा, उसके ऊपर अपने शुक्राणुओं को रिलीज करके चले जाएगा। पानी के अंदर क्या हो रहा है, मतलब पानी के अंदर निषेचन, नर युग्मक और मादा युग्मक मिल रहे हैं तो वहाँ निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, मतलब फीमेल जो थी उसकी बॉडी के अंदर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये होता है बाह्य निषेचन। और आंतरिक निषेचन मतलब जब फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, जैसे मानव में है, जो बेबी का जो बच्चा के जो युग्मनज बनने की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, शरीर के अंदर होती है। होता कैसे है बेटा उसकी हम बात करेंगे। जो फीमेल होती है उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, अंडाणु होता है। अंड कोशिका में अंडाणु होते हैं बेटा। अंडाणु के पास जैसे ही शुक्राणु जाएगा तो शुक्राणु अंडाणु के अंदर एंटर करता है। जब ये शुक्राणु उसके मादा के अंडाणु के अंदर एंटर करता है तो ये जो टेल पार्ट है ये बाहर ही रह जाता है और सिर्फ जो हेड पीस है वो अंदर जाता है। अंदर जैसे ही एंटर करता है तो बाहर की जो शेल है वो बहुत हार्ड हो जाती है, जिससे ये बाहर नहीं जा पाता। और बाहर जाने के बाद क्या होता है, दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और मर्ज होने के बाद ये क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। मतलब जो 2 अलग अलग चीज़ें थी वो मर्ज हो जाती हैं और दोनों एक ही शेल बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं बेटा, युग्मनज कहते हैं। अब हम बात करेंगे नर जनन तंत्र की और मादा जनन तंत्र की। देखो बेटा, जो नर जनन तंत्र है, मेरे पास एक यहाँ पर फोटो है, आपको दिखाती हूँ नर जनन तंत्र की, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र की। देखिए बेटा, हमारे पास ये है नर जनन तंत्र, ये नर जनन तंत्र है। पहले हम नर जनन तंत्र की बात करेंगे। तो नर जनन तंत्र के हमारे पास कुछ अंग हैं, जैसे पहले वृषण है, शुक्रवाहिनी और मूत्र मार्ग है, इनकी हम बात करेंगे। वृषण क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम वृषण की बात करेंगे। तो वृषण जो ये बाहर वाला पोर्शन होता है, जो
जो इसको हम सेशन बोलते हैं। क्या बेटा, क्या बोलते हैं बेटा? सेशन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पेनिस बोलते हैं। और जो बाहर सेशन के बाहर दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक क्या होती है, अंडाकार जो बॉल्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं वृषण। वृषण कोश होता है, इसी में ही वृषण का जो शुक्राणुओं का बनने के लिए दोनों ये बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इसी में जो शुक्राणु है उनका निर्माण होता है। तो वृषण होता है। वृषण जो होता है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में कई बार पूछा जाता है कि बेटा जो वृषण है, इसका जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो तो पूरी बॉडी के कंपैरेटिवली यहाँ का तापमान थोड़ा कम होता है। मतलब ये यहाँ टेम्परेचर कम होता है जबकि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ऐसा इसीलिए होता है बेटा क्योंकि अगर इसका तापमान जो है वो कम होता है, क्योंकि जो शुक्राणु का निर्माण है वो कम तापमान पर बनता है। तो कम उस शुक्राणुओं के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए, इसका तापमान कम होना चाहिए, इसलिए जो इसका टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली पूरी बॉडी के वो कम होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ये जो वृषण है, इसके ये एक ट्यूब से कनेक्टेड होता है बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहती हैं। शुक्रवाहिनी क्या करते हैं, शुक्राणुओं को लेकर जाते हैं श्वसन तक। कहाँ तक लेके जाती है बेटा, श्वसन तक कहती हैं। श्वसन में दो ओपनिंग होती है बेटा। एक तो जो यहाँ से वृषण है, वृषण से वो शुक्राणुओं को लेकर जाने वाला मार्ग, और दूसरा मार्ग होता है मूत्राशय मार्ग, जो यहाँ पर यूरेटर जो इसका जो यूट्रस उससे कनेक्टेड होता है। तो यूट्रस दो पाइप आकर सेशन में मिलती हैं, एक तो होती है मूत्राशय वाली और दूसरी होती है शुक्राशय वाली। तो शुक्राशय वाली शुक्राणु लेकर आते हैं, मूत्राशय वाली मूत्र लेकर आती है। ठीक है बेटा, उसके बाद ये जो सेशन यहाँ से इजेक्शन होती है, किसकी, शुक्राणुओं की इजेक्शन होती है। तो ये संबंधित जो हमारे मानव नर जनन तंत्र थी उसकी हमने बात की। अब हम बात करेंगे फीमेल जो मादा जनन तंत्र है। तो जैसे हमारे पास नर जनन तंत्र थे, वैसे ही हमारे पास मादा जनन तंत्र है। ये हमारे पास मादा का स्ट्रक्चर है बेटा। मादा में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, ये आपको नज़र नहीं आ रहा हुआ, थोड़ा सा एक सेकेंड, जी यहाँ पर दो यहाँ पर ऐसे अंडाकार आकार में क्या होती हैं, अंडाशय होते हैं। यहाँ पर अंडाशय होते हैं इस प्रकार से। ये दो अंडे के आकार में अंडाशय होते हैं जिनमें अंडाणु होते हैं। यहाँ पर ये एक ट्यूब से कनेक्ट होते हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं, ये इस ट्यूब को हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। और इस फेलोपियन ट्यूब के बाहर इसको हम कहते हैं अंडवाहिका, जो अंडाणुओं को लेकर जाती है। ये यूट्रस का पोर्शन होता है बेटा, जिसको हम ये गर्भाशय का पोर्शन होता है, इसको हम ग्रीवा कहते हैं। और ये योनि होती है, जहाँ से जो अंडाशय है उसका मतलब मूत्र मार्ग होता है किसी भी फीमेल का। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है हमारे पास। अंडाशय क्या होता है बेटा, अंडाशय जो होता है उसमें अंड कोशिका का निर्माण होता है, मतलब अंडाणुओं का निर्माण होता है। लड़की के जन्म के समय जब भी कोई फीमेल लड़की, कोई भी लड़की जब जन्म लेती है तो उसकी बॉडी में हज़ारों की संख्या में अंडे होते हैं, छोटे छोटे अंडे होते हैं, जिनको हम अंडाणु बोलते हैं। और जब ये यौवनारंभ शुरू होता है तो ये हर महीने एक या दो जो अंडाणु हैं, जो अंड कोशिका है, उनको उत्पन्न करते हैं। और एस्ट्रोजन जो उसकी बॉडी से हर महीने क्या करते हैं बेटा, हर एक मंथ में वो रिलीज़ होते हैं। अगर मैं बात करूँ जो अंडाणु होता है बेटा, देखो ये अंडवाहिका है, फेलोपियन ट्यूब जिसको हम कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब जो होती है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जैसे ही निषेचन के लिए शुक्राणु यहाँ से एंटर करते हैं, एंटर होने के बाद शुक्राणु कहाँ तक जाएंगे, को ले जाने का जो मार्ग होता है वो अंडवाहिका, क्योंकि अंडाणु तो यहाँ पर है, तो यहाँ तक शुक्राणु को जाना होता है। तो शुक्राणु क्या करते हैं, यहाँ तक अंडवाहिका के थ्रू जाएंगे, और यहाँ पर अंडाणु मिलते ही अंडाणु यहाँ आ जाएगा फेलोपियन ट्यूब में, और इधर से शुक्राणु होंगे, तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, निषेचन की प्रक्रिया करते हैं। तो जब ये पूरी निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है बच्चे, युग्मनज बनता है। तो हम बात कर रहे थे नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र की, हम यहाँ पर बात कर रहे थे। इसके अलावा एक छोटा सा और मेरे पास यहाँ पर डायग्राम है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये हमारे पास क्लियर है बिल्कुल। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था हमारे पास, और अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेटा। एग्जैक्टली जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ कि शुक्राणु यहाँ से एंटर करते हैं, वो दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ जाते हैं। जब वो लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ किसके पास, ओवरी के पास जाते हैं। ओवरी मतलब अंडाशय है। अंडाशय के अंदर क्या करती है, अंडाणु रिलीज़ करती है फिलोपियन ट्यूब के अंदर। इस ट्यूब के अंदर देखो ये शुक्राणु गए, यहाँ इनको जैसे ही अंडाणु मिलेगा तो शुक्राणु अंडाणु के अंदर क्या कर रहे हैं, एंटर कर जाएंगे।
जैसे ही ये एंटर करेंगे तो ये क्या करेंगे, निषेचन करेंगे। क्या क्या प्रक्रिया हो जाएगी बेटा, निषेचन। और निषेचन के होते ही यहाँ पर युग्मनज बन जाएगा। जब युग्मनज बनता है तो ये एक कोशिकीय होता है, युग्मनज एक कोशिकीय होता है और धीरे धीरे अंदर ही अंदर जो ये युग्मनज था वो टूटना शुरू करता है, 1 से 2, 2 से 4। और ये जो कोशिका है वो गर्भाशय तक चलना शुरू करती है। देखो यहाँ पर जाइगोट मतलब युग्मनज की फॉर्मेशन हो गई। जैसे ही युग्मनज बन जाएगा बेटा, एक शेल थी, ये 2 ही, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, इस तरीके से ये टूटती हुई, और ये टूटती हुई कोशिका कहाँ, गर्भाशय तक पहुँचती है। जब ये गर्भाशय में पहुँच जाती है तो ये वापस जोड़ना शुरू, गर्भाशय में पहुंच जाती है तो ये एक गर्भाशय की लाइनिंग होती है। लाइनिंग मतलब ये एक लेयर होती है, एक झिल्ली होती है, जिससे ये अंदर अंदर एंटर कर जाते हैं। इस गर्भाशय में ये अंदर एंटर कर जाएंगे और यहाँ पर फुली जो 9 महीने की प्रक्रिया है जो बेबी के डेवलप होने की, वो यहाँ होती है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जब इम्प्लांटेशन, इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन, जब ये यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस के अंदर, तो यहाँ जो ये टूट रही थी कोशिका 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, अब ये यहाँ पर जुड़ना शुरू करेंगी। मतलब जुड़ने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो पूर्ण जो आपका भ्रूण है उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। और पूर्ण जब पूरा का पूरा एम्ब्रियो जब यहाँ डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी तो उसके बाद क्या होता है, ये प्रक्रिया होती है। देखिए ये बहुत ही क्लीन डायग्राम है। और जैसे ही वहाँ इम्प्लांटेशन हो जाएगी, इम्प्लांटेशन मतलब जो उस लाइनिंग के अंदर जो शुक्र वो जाइगोट था वो अंदर आ जाएगा। जाइगोट मतलब युग्मनज अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर ब्लड शेल्स होती हैं, जिसको ब्लड शेल्स ऐसे ब्लड मतलब जो रक्त कोशिकाएं होती हैं जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, वो यहाँ पर डेवलप हो जाती है। ये जो कोशिकाएं होती है बच्चे के नाभि से कनेक्ट होती हैं बेटा, और मदर से प्लेसेंटा की वजह से ही, प्लेसेंटा की वजह से ही मदर जो भी खाना खाती है उसमें से न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह इस प्लेसेंटा के इसके थ्रू, एम्बिलिकल कोड इसको हम कहते हैं, एम्बिलिकल कोड, ये प्लेसेंटा है, हिंदी में भी इसको प्लेसेंटा ही कहते हैं, एम्बिलिकल कोड ही कहते हैं। प्लेसेंटा क्या होती है बेटा, खून की जो रक्त होती है उसकी कोशिकाएं होती हैं। रक्त कोशिकाओं से ही मादा से मतलब मदर जो होती है, माँ से जो बच्चे के पास सारा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन यहाँ नाभि से बच्चे के अंदर पहुँच जाएगा। और यहाँ 2 काम करती है प्लेसेंटा। जो पहला काम तो जो माँ होती है उसके शरीर से जितने न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन है वो बच्चे तक पहुँचाती है। और जब वो सारी चीज़ें उसको मिल जाती हैं तो उसके बाद वो कुछ अपशिष्ट पदार्थ, जो ऐसा वेस्ट जो बच्चे को नहीं चाहिए, तो वो भी इसी के थ्रू क्या होता है, बाहर निकलता है। तो प्लेसेंटा यहाँ 2 काम करती है, एक तो उसको न्यूट्रिशन देने का काम करती है और दूसरा काम करती है जितना भी अपशिष्ट वेस्ट है वो उसको बॉडी से बाहर करने का काम करती है। पूरे 9 महीने तक जो भ्रूण है वो अपनी माँ के जो वॉर्म है, उसके जो माँ का गर्भाशय है वहाँ पर वो 9 महीने तक रहता है। और 9 महीने के बाद पूरा फुली जब वो डेवलप हो जाता है तो वो बाहर आ जाता है। मतलब पूरा जो प्रक्रिया होती है इस पीरियड को, जो ये टाइम पीरियड होता है पूरा, जो 9 महीने की प्रक्रिया होती है, इसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और जो फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी के, उनके गर्भाशय उनके अंदर होती है ये सारी की सारी प्रक्रिया हमारी। तो हम बात कर रहे थे बेटा कि इसकी अंड कोशिका का निषेचन होता है, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। युग्मनज जो गर्भाशय में रोपित होता है, रोपित मतलब गर्भाशय में उसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है। और जैसे ही वो इम्प्लांटेशन हो जाती है वो किस में बन जाता है बेटा, वो भ्रूण बन जाता है। जब बच्चा उस गर्भाशय के अंदर पहुंच जाता है तो वो भ्रूण बन जाता है। भ्रूण मतलब वो फुली डेवलप, अब वो बेबी का है वो वहाँ पर उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात कर रहे थे प्लेसेंटा। जैसे मैंने बताया प्लेसेंटा एक विशिष्ट मतलब बहुत ही स्पेशल उत्तक होते हैं। और ये किसके बने होते हैं बेटा, रक्त कोशिकाओं से बने होते हैं, जो जो क्या करते हैं, 2 काम करते हैं। पहला जैसे मैंने बताया था कि रक्त से ग्लूकोज और ऑक्सीजन या कोई भी पोषण जो बेबी है, जो मदर के अंदर जो बेबी है, माँ के गर्भाशय में जो बच्चा है वहाँ तक वो सारी चीज़ें लेके जाता है। और दूसरा जो भ्रूण के द्वारा जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है जैसे वेस्ट उसकी बॉडी में, तो उनको उनसे बाहर निकालता है। अंड के निषेचन से लेकर और शिशु बनने के जन्म तक, अभी जैसे मैंने कहा इसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, इसको कहते हैं गर्भकाल। 9 महीने का गर्भकाल होता है। 9 महीने तक बच्चा जो अंडे से लेकर, एक अंडाणु से लेकर, निषेचन की प्रक्रिया से लेकर युग्मनज बनने से लेकर शिशु मतलब पूरा बच्चा बनने तक के जो पूरा जो टाइम पीरियड होता है इसको हम गर्भकाल कहते हैं, जिसकी अवधि कितनी होती है, 9 महीने की होती है। जब अंड का निषेचन नहीं होता तब क्या होता है, देखो ये तो था जब निषेचन हो गया। अगर जो अंडाणु है उसका निषेचन नहीं होता तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, हर महीने, क्योंकि देखो कोई भी फीमेल है वो हर महीने क्या करती है, 1 या 2 अंडा जो अंडाणु है उसको रिलीज़ करती है, अपनी बॉडी से बाहर निकालती है। तो जब ये निषेचन नहीं होता तो हर महीने
जो फीमेल होती हैं उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब ब्लड जो सेल्स होती हैं वो बॉडी से हर महीने इनकी योनि मार्ग के थ्रू रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं वो बाहर निकलती है, और उस रक्त के साथ साथ उस खून के साथ साथ क्या होता है, अंडाणु भी बाहर निकल जाते हैं। ये जो पूरा तो धीरे धीरे क्या होती है, जो जो लाइनिंग होती है अंदर से, जो योनि मार्ग है उससे रक्त की कोशिकाएं टूट कर क्या होती हैं, बाहर निकल जाती है। और जैसे ही वो रक्त की कोशिकाएं हर महीने, ये पूरा लगभग 1 महीने का जो समय लेता है, इसको बोलते हैं ऋतुस्राव। क्या बोलते हैं बेटा, ऋतुस्राव बोलते हैं या रजोधर्म होते हैं, जिसमें जो फीमेल होती है उसकी बॉडी से हर महीने रक्त की कोशिकाएं बाहर निकलती है। उन रक्त की कोशिकाओं के साथ ही अगर निषेचन नहीं होता तो अंडाणु भी बाहर निकल जाता है। हर महीने लगभग 1 महीने का समय लगता है, 25 से 30 दिन, 30 से 32 भी हो जाता है समटाइम्स, जो डेज होते हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। और इस पीरियड को, ये जो पूरा 1 महीने का समय, इसको ऋतुस्राव कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋतु। ऋतु मतलब एक पीरियड के बाद वो रिपीट होगा, तो ऋतुस्राव है, या इसको हम कहते हैं रजोधर्म। ठीक है बेटा। जो फीमेल होती है वो 40 से 50 उम्र के पास जब चली जाती है तो उसके अंडाणु जो थे, अंडाशय में अंडाणुओं के उत्पन्न होना बंद हो जाता है। और जैसे ही उनके अंडाणुओं का उत्पन्न होना बंद हो जाता है तो जो रजोधर्म की प्रक्रिया थी, जो ऋतुस्राव था, रजोधर्म था, वो भी बंद हो जाता है। मतलब 40 से 50 की उम्र में जो हर महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है फीमेल्स में, वो बंद हो जाती है। और इसके बंद होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं रजोनिवृत्ति, मतलब उसका बंद हो जाना। क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्ति। देखो बेटा, 2 टर्म्स है, एक रजोनिवृत्ति निवृत्ति है, निवृत्ति, और दूसरा है रजोदर्शन। रजोदर्शन मतलब पहली बार जब किसी मादा को मेंस्ट्रुअल साइकिल, रजोधर्म स्टार्ट होता है, पहली बार स्टार्ट होता है, उसको रजोदर्शन बोलते हैं। और जब ये प्रक्रिया बंद हो जाती है उसको रजोनिवृत्ति बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।